नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए की ओर से जारी हुए घोषणा पत्र पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने तंज भरे अंदाज में टिप्पणी की। उन्होंने एनडीए के घोषणा पत्र को सॉरी पत्र बताया। लालू यादव ने कहा, जिन लोगों को अपना घोषणा पत्र पढ़ने तक के लिए समय नहीं है, वो लोग उस घोषणा पत्र को लागू कर ही नहीं सकते। उनका इतिहास और वर्तमान ये सिद्ध भी कर चुका है। इसलिए जनता अब संकल्प ले चुकी है कि महागठबंधन के प्रण को चुनेंगे, जनता की तेजस्वी सरकार लाएगी। उन्होंने कहा कि एनडीए का सॉरी पत्र नकार चुका है बिहार। बता दें, एनडीए ने शुक्रवार को पटना में अपना चुनावी संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें रोजगार और विकास से जुड़े कई बड़े वादे किए गए हैं। हालांकि विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि एनडीए के नेताओं ने मात्र 26 सेकंड में अपना घोषणा पत्र पेश कर दिया। नीतीश कुमार ने कुछ नहीं बोला, न भाषण दिया और 2 मिनट के भीतर मंच से चले गए। अकेले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ही घोषणा पत्र के वादे पढ़े, जिसके बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर बिहार सरकार पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। मनोज झा का कहना है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की सीधी नकद ट्रांसफर 17, 24 और 31 अक्टूबर को की गई है, जबकि इस समय राज्य में चुनाव प्रक्रिया चल रही है। अपने पत्र में उन्होंने लिखा कि मैं औपचारिक शिकायत दर्ज कर रहा हूं कि बिहार सरकार ने चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया है। वोट से ठीक पहले सरकारी पैसे का सीधा वितरण चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है। मनोज झा ने यह भी बताया कि अगली किस्त 7 नवंबर को जारी करने की तैयारी है, यानी दूसरे चरण के मतदान से सिर्फ 4 दिन पहले। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि इस पूरे मामले की तुरंत जांच की जाए और सरकार को ऐसी किसी भी अगली किस्त जारी करने से रोका जाए, ताकि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष रह सके। कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि आज बीजेपी ने जिस तरह महज चंद सेकंड का फोटो शूट कर संकल्प पत्र जारी किया, उसका मतलब साफ है कि नीतीश कुमार को कठपुतली बनाकर सरकार चलाई जा रही है। मैनिफेस्टो लॉन्च के दौरान नीतीश कुमार के साथ जैसा व्यवहार किया गया, वो बिहारियों का अपमान है। यहां तक कि संकल्प पत्र भी बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से पढ़ाया गया। साफ है, नीतीश कुमार का चेहरा आगे करके उनके वोट बैंक का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारा यही कहना है कि आज बीजेपी जो जेडीयू और नीतीश कुमार के साथ कर रही है, वही सबके साथ होना है। बिहार चुनाव से ठीक एक हफ्ते पहले एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र में बड़े वादे किए गए हैं। एनडीए ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो 1 करोड़ सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। ये वादा ऐसे राज्य के लिए अहम है जहां से बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। महिलाओं के लिए भी एनडीए ने बड़ा ऐलान किया है। कहा गया है कि 1 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएंगी, यानी हर महिला साल में 1 लाख रुपए की आमदनी कर सकेगी। घोषणा पत्र में कहा गया है कि सरकार बनने पर राज्य में कौशल गणना कराई जाएगी, ताकि युवाओं को कौशल आधारित रोजगार मिल सके। इसके लिए हर जिले में मेगा लर्निंग सेंटर बनाए जाएंगे। एनडीए के घोषणा पत्र में अति पिछड़ा वर्ग के सम्मान और अधिकारों पर जोर दिया। अति पिछड़ा वर्ग के विभिन्न व्यावसायिक समूहों को आर्थिक और सामाजिक बल देने के लिए 10 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। अति पिछड़ा वर्ग की विभिन्न जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। किसानों के सम्मान और हर फसल के सही दाम की गारंटी दी गई है। कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की शुरुआत करके किसानों के प्रति वर्ष 3,000 रुपए का टॉपअप सहित कुल 9,000 का लाभ दिया जाएगा। पंचायत स्तर पर सभी प्रमुख फसलों यानी धान, गेहूं, दलहन, मक्का की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीद की जाएगी। जनस्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शनिवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार 170 से 180 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। प्रशांत किशोर एनडीटीवी पावर प्ले कॉन्क्लेव में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी ने 238 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। पीके ने कहा कि बिहार की जनता इस बार परंपरागत 2 गठबंधनों एनडीए और महागठबंधन से हटकर एक तीसरा विकल्प चाहती है और जनस्वराज पार्टी उस भरोसे के साथ मैदान में है। उन्होंने दावा किया कि जनता अब जाति और नेता से ज्यादा काम और नियत को देखकर वोट देगी। कोलकाता हाई कोर्ट में शुक्रवार को एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें पश्चिम बंगाल में कोर्ट की निगरानी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर कराने की मांग की गई।
जस्टिस सुजॉय पाल और जस्टिस स्मिता दास दे की बेंच ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से यह भी अपील की है कि इस रिवीजन प्रक्रिया के लिए समय सीमा बढ़ाई जाए ताकि यह काम पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से हो सके। साथ ही याचिका में कोर्ट से भारत के चुनाव आयोग को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि यह बताए कि एसआईआर प्रक्रिया आखिर जरूरी क्यों है। इधर पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर ने शुक्रवार को एक नया वेबसाइट लॉन्च किया है जिसमें 6 सर्वर लगाए गए हैं और साल 2002 से संबंधित एसआईआर का डेटा अपलोड किया गया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस को एक दिन के लिए हटा दिया जाए तो गुजरात के किसान बीजेपी नेताओं को उनके घरों से निकालकर पीट देंगे। केजरीवाल शुक्रवार को सुरेंद्रनगर जिले के सुदमाटा गांव में किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद थे। ये महापंचायत उस घटना के समर्थन में आयोजित की गई थी जिसमें बोटाद जिले में किसानों की रैली के दौरान हिंसा हुई थी और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में बीजेपी सरकार का काउंट डाउन शुरू हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि अब बीजेपी अगले 50 सालों तक सत्ता में नहीं लौट पाएगी। सोनम वांगचुक की अब 2 अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ भारत सरकार उन्हें राष्ट्र विरोधी बताकर जेल में रख रही है तो दूसरी तरफ दुनिया की मशहूर टाइम मैगजीन ने उन्हें 2025 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों में चुना है। वो जलवायु की रक्षा करने वाले नेताओं की सूची में है। 30 अक्टूबर को टाइम ने अपनी टाइम 100 क्लाइमेट सूची जारी की। इसमें सोनम वांगचुक को डिफेंडर्स श्रेणी में जगह मिली है। मैगजीन ने कहा वो व्यापार और समाज को असली क्लाइमेट एक्शन की ओर ले जा रहे हैं। सोनम की पत्नी गीतांजलि आंगमू ने ट्वीट कर कहा, जहां उनकी अपनी सरकार वांगचुक को राष्ट्र विरोधी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करने में जुटी है, वहीं टाइम मैगजीन उन्हें अपनी 2025 की टाइम 100 क्लाइमेट सूची में व्यापार को असली क्लाइमेट एक्शन की ओर ले जाने वाले दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं के रूप में सम्मानित कर रही है। भारत और अमेरिका ने शुक्रवार को 10 वर्ष के एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक सामंजस्य का संकेत बताया है, जबकि वॉशिंगटन ने एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए नई दिल्ली के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई। राजनाथ सिंह और उनके अमेरिकी समकक्ष पीट हेगसेथ ने कुआलालंपुर में व्यापक वार्ता के बाद यूएस इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सभी स्तंभों में रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये समझौता ऐसे समय पर हुआ है जब अमेरिका द्वारा भारतीय चीजों पर 50% टैरिफ लगाने के बाद दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण हैं। खास बात यह भी है, ये राजनाथ सिंह और हेगसेथ के बीच पहली बैठक थी जो विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा अमेरिका के अपने समकक्ष मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक के कुछ दिनों बाद हुई। पाकिस्तान के ननकाना साहिब समेत सिख धर्मस्थलों की यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं के लिए शुक्रवार का दिन खुशी भरा रहा। होशियारपुर के रहने वाले हरजिंदर पाल सिंह को शुक्रवार को पासपोर्ट और पाकिस्तानी वीजा मिल गया। कुछ हफ्ते पहले तक उन्हें बताया गया था कि उनकी यात्रा रद्द कर दी गई है, लेकिन अब भारत सरकार ने अपना फैसला पलट दिया है और 2100 सिख श्रद्धालुओं को पाकिस्तान जाने की अनुमति दी गई है। दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग ने भी सभी वीजा जारी कर दिए हैं। हरजिंदर पाल सिंह ने कहा कि सितंबर में जब सुना कि सरकार हमें ननकाना साहिब नहीं जाने दे रही तो बहुत दुख हुआ था। मैं महीनों से तैयारी कर रहा था। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, मेरे लिए एक आत्मिक बुलावा है। बता दें, हर साल गुरु नानक देव जी की प्रकाश पर्व के अवसर पर हजारों सिख श्रद्धालु पाकिस्तान के ननकाना साहिब, करतारपुर और पंजा साहिब जैसे पवित्र स्थलों पर जाते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.